तो जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। पार्ट 1 जो मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक का पढ़ाया है उसमें हम लोगों ने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा, बार मैग्नेट के डाइपोल मूवमेंट के बारे में, बार मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और फिर उससे जो अगला लेक्चर था पार्ट 2 उसमें हमने उसी बार मैग्नेट को कहां रख दिया था, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया था सॉरी, और उस पर टॉर्क लगने लगा था और वहीं पे एक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, और वही हमारी डीपीपी 20 भी है। आज की क्लास ना घर जाके याद करनी है, इसलिए डीपीपी नहीं है। अगली क्लास में दूंगा मैं कुछ न्यूमेरिकल साथ कराने हैं। तो तीसरी डीपीपी 21 जो मिलेगी आपको वो इस लेक्चर पे बेस्ड होगी। हम लोगों को आज की क्लास में पढ़ना है बच्चों मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स ये आपके बुकलेट के पेज नंबर 20 पे शायद कहीं शुरू हो रही होगी, बीच में कुछ मैंने न्यूमेरिकल स्किप कर रहा हूं, बट पेज नंबर 20 पे कहीं पे शुरू हो रही है मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स में हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे कि कोई मटेरियल मैग्नेटिज्म शो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और अगर वो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल है या वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है या वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक में इतना डिफरेंस क्या है और क्यों है, और कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी जो क्लास की शुरुआत हो रही है वो पेज नंबर 20 से हो रही है, इससे नहीं है ठाकुर जहां आपने ऐसे हाथ मार के बताया कि देख मैंने बताया था यहीं, ये नहीं है, पेज नंबर 20 है। बड़े कॉन्फिडेंस में बोला, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बट हम पेज नंबर 20 से शुरू कर रहे हैं। तो हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं। जैसे पहला टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमने पढ़ रखा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी सरफेस से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं परपेंडिकुलरली, then the number of magnetic field line passing through the surface perpendicularly is called as what? Magnetic flux। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमने पहला शब्द उठाया बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है सर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, और फाई का फॉर्मूला था बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। शायद याद आता है मुझे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाते हुए एरिया वेक्टर को हमने एस लिख दिया था, यहां पे ए लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है उससे? फाई का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा यानी कि बी डॉट ए, फाई का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा यानी बी डॉट ए। फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है। किसी रीजन में से, किसी सरफेस में से अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं यानी वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, बिकॉज ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि बहुत पास पास होंगी तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन, दूर दूर यानी कि वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं ना कहीं क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। तो फाई का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा होता है। अगर मैं यहां से बी का फॉर्मूला निकाल दूं तो बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? फाई अपॉन में ए कॉस थीटा, जस्ट फॉरगेट अबाउट कॉस, दैट विल बी फाई अपॉन में ए। बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? फाई बाय ए। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डिनोमिनेटर में लेंथ आ जाए, एरिया आ जाए, वॉल्यूम आ जाए तो उसके आगे डेंसिटी शब्द लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बिकॉज डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट सरफेस या पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं यहां पे बोलूं ये बन गया फ्लक्स अपॉन में एरिया, ये बन गया फ्लक्स डेंसिटी, यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोल सकते हैं? फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। कहीं एक क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी का, वहां पे मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में बताया था। अच्छा, फ्लक्स की यूनिट क्या बनेगी बोलो? यूनिट वहां पे नहीं लिखी हुई, आप यूनिट लिख लीजिएगा। फाई का फॉर्मूला क्या है? बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। बी की यूनिट क्या है बच्चों? टेस्ला। ए की कितनी है? मीटर स्क्वायर। तो ये कहलाता है वेबर।
तो कितना हो गया, टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर। अगर आप टेस्ला लिखना चाहो, टेस्ला की यूनिट क्या लिखोगे बच्चों? टेस्ला की यूनिट लिखोगे सर वेबर अपॉन में पर मीटर स्क्वायर। अगर आपने मेरी डीपीपी सॉल्व की होती, आज जो लास्ट दी है 20 नंबर डीपीपी, तो उसमें एक जगह मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को टेस्ला नहीं लिखा हुआ, वेबर पर मीटर स्क्वायर ही लिखा हुआ है। आपको फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट के हिसाब से जानना जरूरी है बेटा। यहां तक सब समझ में आता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स की कुछ कुछ बातें करेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले ना कुछ नॉमेनक्लेचर ऐसा भी समझना चाहिए जो कि जेनरिक है। जैसे कोई मटेरियल है वो मैग्नेटिक है तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। कोई मटेरियल है वो मैग्नेटिक है तो उसकी अपनी क्या है, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का नाम मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल देते हैं। बी को क्या क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल देते हैं, या सर मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल देते हैं। बी के ना अलग अलग नाम है, प्यार से बोले जाने वाले। जैसे घर में मम्मी क्या बुलाती है, ये तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं चला गया पिक्चर वाला, बेटा आपका नाम क्या है, और वो बेबी बुलाती है मम्मी। नहीं, तुम क्या सोच रहे थे, नाम अलग अलग है ना, भाव तो एक ही है। भाव का मतलब मोल नहीं, भाव मतलब इमोशन तो एक ही है ना, इसको बुला रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, सबके नाम एक ही है। ठीक है बेबी। बी, अच्छा कोई भी मटेरियल, जब हम बोलते हैं कि साहब हमारे पास कोई मटेरियल है, ये पहले मैग्नेटिक नहीं था, इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये मैग्नेट बन गया। तुमने ऐसा कभी सुना है क्या? कभी किसी आयरन को, आयरन नेल्स को, कील को, आयरन नेल्स मतलब कील, तो उसको किसी मैग्नेट के साथ रख दो तो थोड़ी देर के लिए वो कील या आयरन नेल भी मैग्नेट की तरह काम करने शुरू कर देती है। उसे बोलते हैं हम टेम्परेरी मैग्नेट्स। और जो मैग्नेट्स हमारे पास ये अवेलेबल होती हैं, ये वाली मैग्नेट्स दिखाई थी शायद लास्ट क्लासेस में आप लोगों को, इन्हें बोलते हैं क्या, परमानेंट मैग्नेट्स। ये यूजुअली ये जो मैग्नेट है ये एनालिको की बनी हुई है, एनालिको, AlNiCo, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट। इट इज अलॉय, इज द बेस्ट फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, इसका बनाते हैं मैग्नेट। लेकिन हमेशा से पहले से ही मटेरियल पहले से ही मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है या नहीं करता, वो बात अभी बात उसकी कर रहे हैं कि भाई ये पहले से ही मैग्नेटिक था या इससे पहले मैग्नेटाइज किया गया। क्या क्या किया गया है, ये वर्ड पकड़ लो, क्या कर रहे हैं, मैग्नेटाइज। पहले से कोई मटेरियल ओरिजिनली फॉर एग्जांपल मैग्नेटाइज नहीं है, यानी वो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर रहा। इसके अड़ोस पड़ोस में मैंने आयरन फिलिंग्स डाली, इसे अट्रैक्टर, बट हमने बोला हाँ इट कैन बी मैग्नेटाइज, इसे हम मैग्नेटाइज कर, ऐसा हम बोल रहे हैं, इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड। तो होता क्या है कि जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल होता है इसमें छोटे छोटे कुछ डोमेन्स बने हुए होते हैं। डोमेन्स मतलब छोटे छोटे ऐसे खाने अलग अलग। ये सारे डोमेन्स, ये सारे जो पोर्शंस हैं इस कंडक्टर के अंदर, मैग्नेटिक कंडक्टर के अंदर, इन सारे डोमेन्स में जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस प्रकार से है कि हर एटम एक डायपोल की तरह एक्ट कर रहा है, बिकॉज डायपोल में पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है, तो ऑफ कोर्स डायपोल तो है ही, और डायपोल का अपना कुछ डायपोल मोमेंट होता है। तो हमने कहा साहब मान लीजिए इसका जो डायपोल मोमेंट है वो यहां है, इसका डायपोल मोमेंट यहां है, इसका डायपोल मोमेंट यहां है, इन सब का डायपोल मोमेंट ऐसा रेंडमाइज्ड है, देख रहे हो क्या, रेंडमाइज्ड। इस वजह से इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 है। ये जो मैंने एरोज बनाई है ना, इन एरोज को आम भाषा में स्पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिन। अरे पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, डायपोल मूवमेंट्स में डायपोल मूवमेंट नेगेटिव से
पॉजिटिव चार्ज, ये वही नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओरिएंटेशन है। हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर, जैसे हमारा मैग्नेटिक स्लैब है एक, इट इज नॉट येट मैग्नेटाइज्ड। इट इज नॉट मैग्नेटाइज मतलब इसका कोई डाइपोल मोमेंट नेट है ही नहीं, बिकॉज इसका डाइपोल मोमेंट इससे कैंसिल आउट हो गया होगा, इसका इससे कैंसिल आउट हो गया, नलीफाई हो गया होगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट इज व्हाट, तो मैंने लिख दिया नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। दोबारा समझ लो, ये जो छोटे छोटे खाने बना रखे हैं ये डोमेन्स कहलाते हैं, डोमेन्स। और हर डोमेन का अपना एक स्पिन है। क्या है? एक डोमेन का स्पिन दूसरे डोमेन के स्पिन से नलीफाई हो रहा है, इसका इससे नलीफाई हो रहा है, सब कैंसिल आउट हो रहा है। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसका अपना मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बोलो तो सही, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। हमने क्या किया, हमने इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए, हमने इस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया। उस फील्ड का नाम रखा गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कौन सा बोला? तो मैंने यहां पे इस मटेरियल के ऊपर एक फील्ड लगाई, इस फील्ड का नाम रखा गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या रखा गया? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सही है। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो सिंबल है वो H कहलाता है। कहीं पे छोटा सा नोट बनाएंगे, एक बार जगह देखो जरा, पेज नंबर 21 तो खाली नहीं है। तो मैंने अपने मैग्नेटिक मटेरियल को क्या किया, मैं बताऊंगा कहां लिखना, रुक जाओ अभी। मैंने अपने मैग्नेटिक मटेरियल को, या जो मैग्नेटाइज करना है उस मटेरियल को, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने पे क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने से जितने भी डोमेन्स होते हैं उन सब की स्पिन जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, व्हाट इज दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसकी डायरेक्शन में सारे स्पिन से अलाइन होने की कोशिश करते हैं। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे कि ये मैं ऐसे है ना, तो जो सारे स्पिन्स हैं वो थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में ऐसे अलाइन हो जाएंगे। और जैसे ही ये सारे स्पिन्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, डाइपोल मोमेंट कैंसिल होना बंद, तो इट विल एक्वायर व्हाट? इट विल एक्वायर नाउ, इट विल एक्वायर नेट डाइपोल मोमेंट। इट विल एक्वायर नेट डाइपोल मोमेंट। और चूंकि इसने नेट डाइपोल मोमेंट एक्वायर कर लिया, अब ये मैग्नेटाइज हो गया, ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब इसके अड़ोस पड़ोस में आयरन फिलिंग्स, निकल कोबाल्ट डालूंगा तो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मटेरियल को जब मैग्नेटाइज करते हैं तो क्या होता है, तो जो डोमेन्स के अंदर जो स्पिन्स होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट होना शुरू कर देते हैं। और अगर ये मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हुआ ना, तो थोड़ी देर में ये भी होगा कि सारे डोमेन्स टूट के एक सिंगल डोमेन बन जाएगा। अलग अलग नहीं रहेंगे, सारे एक ही बन जाएंगे, उसे बोलते हैं सिंगल डोमेन स्ट्रक्चर। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बहुत ज्यादा होता है। अभी हम पैरा की बात कर रहे हैं, हमने मटेरियल लिया, मैग्नेटाइज कर दिया, हमने कहा डाया को कर दो, डाया को, डाया मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दो, नहीं हो सकता। पढ़ाया था, डाया हेट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा होता है, तो वो तो मैग्नेटाइज, यानी हम पैरा मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं। हम जो थ्योरीज पढ़ रहे हैं अपनी, वो पढ़ रहे हैं पैरामैग्नेटिज्म की, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। अभी आपको ना टर्म समझ में आने शुरू होंगे। हमने बोल दिया कि साहब एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल में अपने अपने डोमेन्स होते हैं, उनमें स्पिन्स होते हैं, वो रैंडमली डिसोरिएंट होते हैं। हम उसे पहले मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख के उसे क्या कर रहे होते हैं, मैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज करने से क्या होगा, इट विल एक्वायर अ नेट डाइपोल मोमेंट, नाउ इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। और अगर तो वो हमेशा ही मैग्नेट रहा, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, अदरवाइज वो टेम्परेरी मैग्नेट बनेगा। पर सवाल यह था
कि कोई मटेरियल जब मैग्नेटाइज होता है तो उसे मैग्नेटाइज करता कौन है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड करता है। अभी मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो फैक्टर है वो अलग अलग होता है, ध्यान लगाना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई मैग्नेटिक मटेरियल का एक फ्रेम है, आप समझो जैसे बार होती है ना, मतलब रॉड को ऐसे सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, बट वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रॉड है, और मैंने इस रॉड के ऊपर ऐसे कॉइल को वाउंड कर दिया। अच्छा, सबको पता है कौन है? सर टोरॉइड है। हमने इसमें से क्या किया? करंट पास कराना शुरू किया। मुझे पता है जैसे ही टोरॉइड में करंट पास कराऊंगा, टोरॉइड का अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। एम्पियर सर्किट लॉ चैप्टर नंबर 4, इसका यहां पे बोलो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय टोरॉइड कितना होगा बोलो? B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni। बोलो आया ना? अब ध्यान से समझना जो मैं बात बोलूंगा। यहां पे ये जो अंदर मैग्नेटिक मटेरियल है, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमने नाम दिया, ये जो टोरॉइड ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी उससे मैग्नेटाइज होने की कोशिश करेगा। बोलो यार, ये जो अंदर येलो कलर का वो दिख रहा है ना तुम्हें फ्रेम, तो समझ रहे हो वो क्या है? वो बेसिकली एक मैग्नेटिक मटेरियल का एक सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन था। उसके बाद आपने क्या लपेट दी थी? कॉइल लपेट दी थी। कॉइल में आपने क्या पास करवाया? करंट। और करंट पास करते ही इस कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, यानी उस मैग्नेटिक वाली रॉड को मैग्नेटाइज कर रहा है कौन? हमारा जो कॉइल प्रोड्यूस कर रहा है वो वाला मैग्नेटिक फील्ड। बोलो हाँ या ना यार? अब मैं कह रहा हूं एक्चुअल में द रीजन फॉर मैग्नेटाइजेशन इज एक्चुअली अ करंट। भाई मैग्नेटाइज कौन कर रहा है? करंट कर रहा है सर। करंट ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो हम मेन कॉज को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर I मेरा करंट है और N से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बेसिकली टोटल करंट है, बिकॉज N इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कमफ्रेंस, नॉट लेंथ, पर यूनिट सर्कमफ्रेंस। तो N को जब मैं I से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वो टोटल करंट जैसा आ जाता है जो पूरी टोरॉइड में घूम रहा है। और अगर ये टोटल करंट है तो यही तो कारण है किसका? मैग्नेटाइजेशन का। इसलिए इसे बोला जाता है H, मतलब मैग्नेटाइज करने वाला। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज नथिंग बट मैग्नेटाइज करने वाला। कौन? Ni, मैग्नेटाइज करने वाला। यानी फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना B इक्वल्स टू म्यू H या म्यू नॉट H। भाई यहां पे तो मटेरियल है ना, तो म्यू नॉट नहीं लिखता है ना, तो म्यू नॉट तो स्पेस के लिए, एयर के लिए होता है ना। नीचे तो तो मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मोड़ूं बताओ? समझ में तुम्हें फील आ रहा है? रॉड थी से मोड़ के उसका सर्कल बना दिया, उसके ऊपर क्या लगा पेट दी? कॉइल लपेट दी। कॉइल में क्या पास कराया? करंट पास करा के वो रॉड जो है मैग्नेटाइज होना शुरू हो गई। कौन रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटाइजेशन के लिए? कॉइल का करंट I, और चूंकि n नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर लेंथ पे है या पर यूनिट सर्कमफ्रेंस पे है, तो Ni को हमने बोल दिया H। तो बोलो म्यू का फॉर्मूला क्या बना? म्यू का फॉर्मूला बना B बाय H। ये H का फॉर्मूला क्या बना? B बाय, आई विल बी यूजिंग दिस n नंबर ऑफ टाइम्स। एक्सप्रेशन समझ लो बस ये वाली। B इक्वल्स टू कितना आ गया? म्यू H। अब ये जो म्यू था बच्चों वो क्या था? अगर आपको याद हो, म्यू का मतलब था परमेबिलिटी। म्यू का मतलब क्या था? परमेबिलिटी। परमेबिलिटी आसान भाषा में समझो तो बेसिकली एक एक्सटेंट है, एक डिग्री है जो बताती है कि कितना परमिट करोगे, कर रहे हो, कुछ अलाउ करा रहे हो। जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर से निकल गई, याद है क्या? डाया। पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखा, पैरा के लिए थोड़ा बहुत तो अट्रैक्शन होता ही है ना, बोलो ना यार, ऐसे थोड़ा बहुत अट्रैक्शन। याद है? हेट, स्लाइटली लव्स, एंड देन था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली लव्स। याद आ रहा है? तो मुझे बताओ, अगर परमेबिलिटी ये वो एक्सटेंट है जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरे मटेरियल में से पास करेगा, तो मेरे डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए परमेबिलिटी तो लेस देन 1 हो गई। भाई ये तो अलाउ ही नहीं कर रहा ना, ये कह रहा मेरे अंदर से नहीं जा सकते भाई। याद आ रहा है? पैरा कहता चले जाओ देख लो, और फेरो तो कहता कि नहीं से जाना पड़ेगा। यानी परमेबिलिटी इसकी क्या होगी? लेस देन 1। इसकी क्या होगी? ग्रेटर देन, इसकी क्या होगी? ग्रेटर देन
permeability is a property of a material that allows magnetic field lines to pass through it. जाना है? डाय कहता मेरे में से भी चले जाओ, कहता नहीं, समझ रहे हो? डाय में से नहीं जाएंगी, पैरा में से कुछ चली जाएंगी. जैसे लड़की ने कहा था कोरियन बेटर लगते हैं आजकल, हमारे हो नहीं सकते लेकिन सुंदर तो है ही सब. मुझे नहीं पता था इतना ज्यादा ट्रांजिशन कोरियन स्टेट्स में हो रहा है. तुम लड़को देख लो थोड़ा सा, है बच करो. और फिर को तो सर बुरा हाल ही है, देख रहे हो, जबरदस्ती का प्यार. गॉट माय पॉइंट? परमेबिलिटी क्या बोलो? परमेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जो बताएगी कि मैं मैग्नेटिक फील्ड को पास कराने दूंगी या फिर भाई अगर मैं डाया हूं तो मैं पास नहीं कराने दूंगी, मैं पैरा हूं तो कुछ पास करा देंगे, और फेरो है तो जबरदस्ती पास ही करानी है. तो मैं आप लोगों के साथ पढ़ना शुरू कर रहा हूं आपके पैकेजेस में से, आपके बुकलेट्स में से. और जो पहली डेफिनेशन मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी की ही है. तो वहां पे लिखा है द डिग्री और एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन एंटर अ सब्सटेंस इज नोन एज मैग्नेटिक परमेबिलिटी. और करके एक डेफिनेशन अपने लिए लिखो. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाउंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाउंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाउंस. ये डेफिनेशन अपने लिए है, ठीक है ना. एग्जाम में अलाउंस, AOOWANC अलाउंस. ये कितना अलाउ कर रहे हो? ALL क्या बोल दिया मैंने? आई एम सॉरी, अलाउंस, आई एम सॉरी, ALL अलाउंस. कितना अलाउ कर रहे हो, है ना? सही है, याद रहेगा डेफिनेशन. ठीक है जी. तो डेफिनेशन बाद में लिखिए. म्यू का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? बी बाय एच. मुझे चाहिए आप लोग प्लीज ये वहां पे कहीं पे साइड में नोट कर लो, छोटा सा कहीं पे गंदा सा कहीं पे. तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा ये जैसा ही लिखा है ना, ये कैसे बनाया फॉर्मूला, बी इक्वल्स टू म्यू एच, ये लिख लो प्लीज. एच का जो फॉर्मूला यहां से मिल गया वो बी बाय म्यू मिल गया, या म्यू का फॉर्मूला क्या मिल गया यहां से? बी बाय एच मिल गया. फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. चलिए आगे चलेंगे. यार एक बात बताओ, यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती होगी? यूनिट ऑफ एच, बिकॉज एच को मैंने एनआई रखा है बच्चों, एनआई है ना. एक बात बताओ, एन क्या था? एन था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस बेसिकली लेंथ ही होती है, मीटर ही होती है. तो एन की यूनिट बन गई 1 में एम. बोलो हाँ या ना भाई. व्हाट इज दिस स्मॉल एन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. सरकमफ्रेंस का लेंथ ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स की तो यूनिट कुछ होती नहीं है, और एल क्या है? लेंथ मीटर. तो एन की यूनिट कितनी हो गई? 1/m. और करंट यूनिट क्या होती है? यानी एच की यूनिट क्या आएगी? एम्पियर. लिख लो साइड में प्लीज. कह रहा कितना साइड लिखवाओगे? लिखते जाओ, कोई नहीं. अगर ऐसा है बच्चों तो बताओ म्यू की यूनिट क्या बनेगी? बुकलेट में लिखी हुई है बेटा ये, है ना. ऐसा यूनिट ऑफ परमेबिलिटी. म्यू का फॉर्मूला बी बाय एच. बी की वैल्यू, बी इज टेस्ला, आई एम सॉरी यूनिट. बी की यूनिट टेस्ला, एच की एम्पियर पर मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर. अगर तुम्हें याद हो ना, जब बायोट-सेवर्ट लॉ शुरू हुआ था सबसे पहले, आज से 1 महीने पहले की बात बता रहा हूं, वहां पे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷ लिखी थी.
यही यूनिट है उसकी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ऐसे बनी है ये, समझेगे कुछ? चलो आगे। हाँ भाई, परमेबिलिटी क्या बताना? परमिएट। परमिएट, परमिएट का मतलब होता है कितना अलाउ करवा रहे हो, कितनी फिल लाइंस पास करवाओगे। डाया है तो एक भी नहीं करवाऊंगा, पैरा है तो अट्रैक्ट करा लूंगा, कुछ करा दूंगा, लेस ग्रेटर देन 1 है। लेकिन अगर फेरो है तो सारी की सारी कराऊंगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपसे एग्जांपल पूछता हूं कि यार परमेबिलिटी 2000 दे रखी है, 2000 यूनिट जो भी है इसकी 2000, एक परमेबिलिटी 4 दे रखी है। कौन सा पैरा कौन सा फेरो? 4 वाला पैरो, सॉरी पैरा, और 2000 वाला फेरो। ठीक, समझ में आ रहा है ना? बाय जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स वी कैन से कि कौन सा मटेरियल कौन सा है, पैरा है, फेरो है, डाया है ना। अगला नाम सुने, उसी के नीचे एक छोटा सा शब्द लिखा है रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी शायद आपको याद भी होगा। रिलेटिव परमेबिलिटी इज नथिंग बट परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। फॉर्मूला लिख लो प्लीज वहां पे, रिलेटिव परमेबिलिटी। म्यू एम अपॉन में म्यू नॉट, सिंपल फॉर्मूला। तो म्यू एम का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। फॉर्मूला है, सब याद रखने लायक चीज है बस। और ये वही नहीं है बच्चों जैसे वो लिखते थे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, याद आ रहा है? सेम ही तो है सब कुछ। वहां पे इलेक्ट्रिकल था, यहाँ मैग्नेटिक है। हाँ, ये परमिटिविटी होता था, ये परमेबिलिटी है। वहां पे भी परमिशन होती थी, यहां पे भी परमिशन ही है। चलिए अगला नाम है बच्चों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी वही एच। ठीक है साहब, तो एच का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, पढ़ लोगे यार, बी बाय म्यू नॉट। यूनिट तुम्हें बता रखी है, छोड़ दूं क्या? अरे अगला नाम किसका है यार, थर्ड नेम, इंटेंसिटी ऑफ। हाँ, एच की बात कर रहे हैं ना यार, एच बता तो दिया यार मैंने, पढ़ा दिया तुम लोगों को, सही है कि नहीं? चौथा नाम लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह खाली छोड़ी हुई है। लिखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हमने कहा मैग्नेटाइजेशन हो गया, क्या मतलब है मैग्नेटाइजेशन हो गया? मतलब मैग्नेटाइज हो गया मटेरियल। कैसे कि आपने मैग्नेटाइज, आपने वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई होगी। पार्थ बोलना बेटे, आपने क्या लगाई होगी? आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई होगी, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा के आपने मटेरियल को क्या करा होगा? मैग्नेटाइज। अब वो तुम बताओगे मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या है? हैं? कौन अट्रैक्ट कर रही है? तुम्हें मैग्नेट कर रही है? अबे बोलना पूरा। किसको? आयरन फिलिंग्स को। तो मैग्नेटाइज हो गया। अभी बताया कि मैग्नेटाइज होने का मतलब है हमारे मैग्नेट ने एक नेट डायपोल मोमेंट एक्वायर कर लिया। और नेट डायपोल मोमेंट एक्वायर करने का मतलब क्या होता है बच्चों? नेट डायपोल मोमेंट एक्वायर करने का मतलब है कि ये हो गया नॉर्थ या ये हो गया साउथ या वाइस वर्सा। तो इट इज बीइंग मैग्नेटाइज्ड, ये मैग्नेटाइज हो गया। बोलो हाँ यार, ये क्या हो गया? ये मैग्नेटाइज हो गया। बट सवाल था कि कितना मैग्नेटाइज हुआ? क्या बहुत बड़े मैग्नेटाइज होगा, बहुत तेज अट्रैक्ट कर रहा है, ये बहुत तेजी से आ रहा है अब तो प्यार, मतलब अट्रैक्शन। हमने कहा सब मैग्नेटाइज हो गया, हाँ हो गया, सब मैग्नेटाइज हो गया, सुंदर लग रहा है। मैग्नेटाइज हो गया, हाँ हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज इट इज एक्वायरिंग नाउ, इट विल एक्वायर नाउ नेट डायपोल मूवमेंट। नेट डायपोल मूवमेंट आ गया, इसका मतलब साफ है ना यार, डायपोल मूवमेंट तो तभी आएगा ना जब वो डायपोल बनेगा, यानी उसका एक पोल नॉर्थ एक पोल, मतलब मैग्नेट बन गया। हाँ, अब वो अट्रैक्ट कर लेगा, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है बेटा, बट शब्दों का ध्यान रखें, ठीक है ना? क्या लिख के आना एग्जाम में, कहता था तो टीचर को पता ही होता है क्या फर्क पड़ता है। ये भी एक एटीट्यूड है आजकल बच्चों का कि सर यही तो मतलब है इसका। तुम्हें टीचर को ये नहीं चलता ना कि तुझे पता तो है, तुझे धर्म नहीं पता। अरे अंडरस्टूड तो था। आपको टीचर को अच्छी भाषा में सिर्फ उसका सही जवाब बताना है। तो जैसे आप वर्ड फेंक देते हो ना, लो मैग्नेटाइज, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट किसको कर रहा है? अट्रैक्ट।
तो ऐसे मत फेंको, भारी शब्द लगते हैं। मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया यानी मैग्नेटाइजेशन हो गया, बोलो हाँ। मटेरियल अपना मैग्नेटाइज हो गया यानी मैग्नेटाइजेशन हो चुका है। अब अगर मैग्नेटाइजेशन हुआ है, ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हुआ है या कम मैग्नेटाइजेशन हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? हम देखेंगे कि कितना ज्यादा डायपोल मोमेंट हमारे मटेरियल ने एक्वायर कर लिया है। अगर ज्यादा डायपोल मोमेंट एक्वायर कर लिया है तो ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया है, कम किया तो कम मैग्नेटाइज हुआ है। तो टेक्निकली कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्वायर हुआ पर यूनिट वॉल्यूम में, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो समझ रहे हो क्या शब्द लिया? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब होगा क्या बाबू, बताओ तुम युग। हाँ, कि कितना मैग्नेटाइज हुआ भाई, जितना ज्यादा अच्छा मैग्नेटाइज हुआ उतना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आपने मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ने उसे मैग्नेटाइज कर दिया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में आने से वो मैग्नेटाइज हुआ, उसने नेट डायपोल मोमेंट एक्वायर कर लिया, ये नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ पोल बन गया। बट हम बोलते हैं कितना बढ़िया मैग्नेटाइज हुआ। इमेजिन करो ना, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, कौन बढ़िया मैग्नेटाइज होता होगा? बिकॉज वो स्ट्रांगली लव करता है मैग्नेटिक लाइंस को। वो तो एक भी फील्ड लाइन को बाहर से जाने नहीं देगा, नहीं कहता लाओ ना मुझे मैग्नेटाइज करके जाओ। तुम समझ में आ रही है मेरी बात? तो कितना ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या कहलाता है? इंटेंसिटी ऑफ। तो आपको मैंने क्या शब्द लिखवाया? इंटेंसिटी ऑफ मांझे की आई, ब्रैकेट में लिख लो आई। लिखो द डिग्री और एक्सटेंट टू विच, the degree or extent to which magnetic, a degree extent to which a substance is magnetized, a degree or extent to which a substance is magnetized when placed in magnetizing field, is called intensity of magnetization. Is called intensity of magnetization. Look, it is defined as हाँ भाई, मैंने क्या बताया बताना? इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो फॉर्मूला लिख लो प्लीज वहां पे, I बराबर m बाय वी, I बराबर m बाय वी। m क्या है बच्चों? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मान लीजिए मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है QM, इनके बीच का जो डिस्टेंस था याद करो वो 12 था, और मान लीजिए A जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ध्यान लगाएंगे सारे बच्चे बोर्ड पे प्लीज। M का जो फॉर्मूला है, M यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो हो जाएगा QM इंटू 12 डिवाइडेड बाय, नीचे वॉल्यूम लिखा है बच्चों। वॉल्यूम अगर आप ध्यान से समझो तो वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस भी होता है, यानी A डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। 12 से 12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? QM बाय A। तो जैसे आपने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन लिखा, इट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज डायपोल स्ट्रेंथ। QM याद है? पोल स्ट्रेंथ। इट इज डिफाइंड एज पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। बस जितना ज्यादा कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा उसका उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक नॉर्थ या उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक साउथ बनेगा, बोलो हाँ। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, ये हमारे टर्म्स है। अच्छा, यूनिट की बात कर लेते हैं फटाफट, ना रहना जाए, मैं भूल जाऊंगा वरना। यूनिट की बात कर लेते हैं, फटाफट बताना बेटा। यूनिट, इसका यूनिट यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? ऊपर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर होता था, याद करो।
अरे डायपोल मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर हुआ करता था। कब पढ़ाया आपने ये? पार्ट 1 में। अभी आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखे बिना पार्ट 3 पढ़ रहे हो तो थोड़ा तो दिक्कत होगा ना यार। आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा मेरा क्लास का? नहीं। अरे यार ऐसे कैसे होगा यार, मैं पागल हो जाऊंगा मैं बोलते बोलते। आप ऐसे मत करो यार, ये तो ये बेईमानी है, और बेईमानी से किसी का भला नहीं हुआ। किसी सोच रहा था मालिया वालिया तो सब नीरव मोदी, देखो ऐसा किसी का भला नहीं हुआ, तो आप मत सोचो ऐसे, ठीक है ना। हाँ भाई, एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का कितना होता है मीटर क्यूब, तो कितना हो जाएगा मीटर से 1 मीटर बचेगा नीचे, तो या एम्पियर पर मीटर, समझ में आ रहा है एम्पियर। अच्छा यहाँ से यूनिट निकालते, पोल स्ट्रेंथ है बच्चों, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट याद है किसी को? पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर, है ना। इसके हिसाब से पोल स्ट्रेंथ कितना था? एम्पियर मीटर, डिवाइड बाय नीचे क्या एरिया मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कटेगा कितना आ गया? एम्पियर। अब ऑफ कोर्स एक ही आना था यार, दोनों हैं तो एक ही चीज ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यार प्लीज ना साइड में कहीं पे वो डायग्राम ड्रॉ कर लो, वैसे पीछे मैंने जगह खाली छोड़ी थी एक तो वहां जगह मिले, या कहीं भी ये ड्रॉ कर लो प्लीज। तुम्हें समझ में आएगा कि ये मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। यहां लिख देते हैं नो एच इज अप्लाइड, नो एच इज अप्लाइड यानी नो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड, तो ये जो स्थिति होगी अनमैग्नेटाइज्ड होगी, है ना। ये जो स्थिति है वो क्या है? अनमैग्नेटाइज्ड की है, ये अनमैग्नेटाइज्ड है। और ये जो है अब क्या बन गया है? ये मैग्नेटाइज्ड है, ये मैग्नेटाइज्ड है। चलें, एक और टर्म यहां पे आ रहा है बच्चों, और आपके बुकलेट में वो लिखा हुआ है 5 नंबर से, उसका नाम है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि मान लो आप किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हो, तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो भी पाएगा क्या? जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल को सब मैग्नेटाइज करने की कोशिश करो, नहीं होगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, बोलो हाँ यार। और अपोज का नाम मैंने हेट लिखवा दिया था, एग्जाम में हेट मत लिखाना कि डायमैग्नेटिक हेट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
पैरा स्लाइटली लव्स, फेरो स्ट्रांगली लव्स, और वो रेड हार्ट बना के ऐसे क्रॉस भी करते जा रहे हो। तो हमारा जो मटेरियल है वो कितना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने पे, वो मुझे मिल गया कि सब उसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, इंटेंसिव मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। लेकिन मैग्नेटाइज करना आसान भी है कि नहीं है? भाई इमेजिन करो आपने बहुत छोटी सी मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई, आपका एच बहुत कम है, आपने बड़ी छोटी सी मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई, और उसके बावजूद भी आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा आ गया, तो आप बोलोगे तो बड़ा आसान है मैग्नेटाइज करना। मेरी टर्म समझ में आ रही है तुम लोगों को? इफ द अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाइड इज लेस, एंड फॉर दैट द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज वेरी वेरी हाई, यानी इट इज वेरी इजी टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल, and this ratio is actually called as what? Magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility is a degree or extent to which we can explain that how easy is or how difficult is to magnetize a material. आप समझो ना यार, जितना कम ये H होगा उतना ही तो ज्यादा susceptibility होगी, जितना ज्यादा वो मैग्नेटाइज होगा उतनी ही तो ज्यादा susceptibility होगी। तो इजीनेस आ रही है ना कि भाई मैग्नेटाइज कर रहे हो, इजी है या डिफिकल्ट है, तो आप देखो उसकी ससेप्टेबिलिटी। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी दौड़ रहा होगा कि सर ये कहीं ना कहीं परमेबिलिटी को भी तो लिंक कर रहा है, बिकॉज जो मैग्नेटिक मटेरियल परमिट ही नहीं करेगा अपने अंदर से मैग्नेटिक फ्लाइंस को, वो कैसे मैग्नेटाइज होगा भला? और जो जो बहुत ज्यादा करता है वो बहुत बढ़िया मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी ससेप्टेबिलिटी फॉर डाया इज वेरी वेरी लेस एंड फॉर फेरो इट इज वेरी वेरी गॉट माय पॉइंट। पढ़ो जी क्या लिखा है बुकलेट में, पेज नंबर 42 आ गया, ये पेज नंबर इसलिए छूट नहीं 22 आ गया ये, तो क्या 22 है 23 है? हाँ, तो पढ़ो क्या लिखा है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच शोज हाउ इजीली द सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड डिनोटेड बाय chi_m। इट इज अ रेशियो ऑफ I by H। यूनिट बता देना फटाफट मेरे को इसकी यूनिट। यूनिट अभी पढ़ा यार, आई की यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर। इसी क्या होगी? एम्पियर पर मीटर। इसकी भी क्या होती है? एम्पियर। इट इज अ यूनिट लेस, इट इज जस्ट अ नंबर। ये क्या होता है? नंबर होता है। हमने बोला यार एक मटेरियल है, उसकी ससेप्टिबिलिटी इतनी है 5 लाख, पक्की बात है सब वो फेरो ही होगा। एक मटेरियल है, उसकी परमेबिलिटी मान लीजिए सॉरी ससेप्टिबिलिटी 5 है, कौन है वो? और एक ऐसा जो नेगेटिव में आ जाती है, क्योंकि सब तो मैग्नेटाइज होता ही नहीं ना, नेगेटिव है। ससेप्टिबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटाइज ही नहीं हो रहा, बिकॉज डायमैग्नेटिक हेट्स। अब सुन लो दोबारा से, हेट का मतलब होता है रिपेल, रिपेल करना। हेट का मतलब क्या होगा? वो रिपेल कर देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है जी, तो यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, तो आगे चल सकते हैं। अभी चूंकि हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ लिए हैं, तो हमें अब मैग्नेटिक मटेरियल्स के डिवीजन को पढ़ना है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, यानी इनके डिफरेंसेस पढ़ने हैं। तो आपके बुकलेट के पेज नंबर 24 पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, मैं आपके साथ साथ रीड करूंगा, और आप मेरे साथ साथ जहां जहां रहेगा अंडरलाइन प्लीज कर लीजिएगा। पहला लिखा है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, पढ़ लीजिए क्या लिखा है। लिखा द मटेरियल विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। भाई सेम डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला हेट का मतलब रिपल्शन होता है, तो लव का मतलब सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगा ना। तो मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था उस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया। ये भी तो ऐसे ही किया बेटा हमने, देख रहे हो, ये हमने मैग्नेटाइज किया है इसे, और इसी की सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया। अगर इसके अपोजिट में होता ना थोड़ा बहुत, मतलब 2-4 स्पिन रोटेट हो गए उसका तरफ, वो डाया होता है बेटे, वो क्या होता? और बहुत सारे नहीं होते, थोड़े होते और इसी डायरेक्शन में होते तो वो पैरा होता।
और चूंकि सारी के सारी डायरेक्शन में, तो ये कौन है भाई, मैं समझ में आ रहे, पढ़ो बेटे। द मटीरियल विच are strongly magnetized in the direction of applied magnetic field are known as ferro. Example याद करने बेटे, ठीक है, आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, अलॉयज लाइक एनालिको। अभी मैं रिसेंटली तुम्हें जो मैग्नेट दिखा रहा था ना, उसका डब्बा है मेरे पास। ये कोई पढ़ के बता सकता है इस पे किसी एक मटेरियल का नाम लिखा हुआ है? एलेनिको। ये जो मैग्नेट हम लोग आमतौर पे अपने लैब में इस्तेमाल करते हैं, एनालिको की बनी होती है। खैर, आगे लिखा है दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दैट कैन बी इजीली मैग्नेटाइज। आगे लिखा है फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट्स इज नोटिस्ड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, यानी कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड वीक भी है तो भी हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। अब यहां पे आगे जाने से पहले एक छोटा सा टर्म समझ लीजिए, इसका नाम है क्यूरीज लॉ। क्या नाम है? क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। क्यूरी लॉ ऑफ, क्योंकि साहब वो डायमैग्नेटिक तो मटेरियल मैग्नेटिज्म में आता ही नहीं ना, वो मैग्नेटाइज होता ही नहीं है। इमेजिन करो आप किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हो, आप बहुत कम मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा रहे हो, आप बहुत कम मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा रहे हो, और बहुत ज्यादा उसने अपने आप को मैग्नेटाइज कर लिया है, बहुत ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, यानी उसकी ससेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब बेसिकली वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी का है। बट उसी दौरान जब मैं उसे मैग्नेटाइज कर रहा हूं, इमेजिन करो उसी दौरान मैं उस बार को या उस रॉड को हीट करना शुरू कर देता हूं। हीट, और जैसे मैं हीट करूंगा तो वो मेरे जो डाइपोल्स हैं जो इस डायरेक्शन में ओरिएंट होने की कोशिश कर रहे हैं, वो थर्मल एनर्जीज की वजह से एजिटेट होकर वो डिसऑर्डर्ड हो, आपकी भाषा में उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। तो वो मैग्नेटाइज करना आसान रहेगा या मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। यानी ससेप्टेबिलिटी समवेयर यू आर अंडरस्टैंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट मैग्नेटिक सब्सटेंस। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ऑफ यू गर्मा गर्म कर रहे हैं उसको, तो इजी होगा क्या? मुश्किल हो जाएगा ना, वो बैठ ही नहीं रहा, वो अलाइन ही नहीं होना चाह रहा, तो ससेप्टेबिलिटी विल डिक्रीज बिकॉज़ इट विल बी डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल। हाँ ना तो बोल यार, तो वो मुश्किल हो जाएगा ना। जान, सुन रही हो तुम? हाँ, नाम भाई प्यार है मेरा उसका। तो कायम का फॉर्मूला क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टी इज व्हाट? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस या मैग्नेटिक सब्सटेंस, कुछ भी लिख लें, ठीक है ना। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं बच्चों और कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट होता है सी, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट। क्यूरी कांस्टेंट। अब इसको बाद में लिखेंगे, बट स्टेटमेंट पूरी पढ़ेंगे जो फेरो में लिखी हुई थी। इसमें लिखा था फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट इज नोटिस्ड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड विद द राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से इट बिकम्स कंपैरेटिवली लेस इजियर टू मैग्नेटाइज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है साहब, बोलो सही है क्या नहीं? तो ये साइड में कहीं पे प्लीज नोट कर लो, साइड में नीचे कहीं पे साइड में लिख लो नोट डाल के, क्यूरी लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। क्यूरी लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। चलिए जा, तो फेरो समझ में आ गए बेटा आप लोगों को, है ना। अभी किसकी बात करते हैं? पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स की। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की पढ़े बेटा। क्या लिखा बेटा? लिखा है कि द मटेरियल विच आर वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वीकली मैग्नेटाइज होता है बट किसी डायरेक्शन में? मैग्नेटाइजिंग फील्ड की ही डायरेक्शन में।
उसे क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। एग्जाम्पल पढ़ो बेटा। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, प्लेटिनियम, एंटीमनी, सोडियम, कॉपर, क्लोराइड, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ आयरन, निकल, लिक्विड ऑक्सीजन, क्राउन ग्लास। क्राउन ग्लास इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ अ ग्लास। ग्लास दो प्रकार के होते हैं, फ्लिंट और क्राउन। दोनों में थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फर्क है, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन का फर्क है, तो याद रखना क्राउन ग्लास। क्योंकि जो नॉर्मल ग्लास होता है या जो क्वार्ट्ज होता है वो बेसिकली डाई होता है, तो क्राउन ग्लास और ग्लास में अंतर है। तो व्हेन वी दे से ग्लास इट इज डाया, व्हेन दे से क्राउन ग्लास इट इज अ पैरा। रिमेंबर दिस। आगे पढ़ो। लिखा पैरामैग्नेटिक मटेरियल टेंड टू लूज देयर मैग्नेटिक बिहेवियर विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कैन नॉट बी इजिली मैग्नेटाइज। समझ में आ रहा है सर? है ना, समझ में आ रहा है। मैग्नेट तो बना ही नहीं ना, वो बना ही नहीं। वो मैग्नेट बनेगा तब जब वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करके छोड़ दिया जाए, अब वो मैग्नेट है। लेकिन अब उसका टेम्परेचर बढ़ाया अगर मैंने, तो क्या वो अनमैग्नेटाइज हो जाएगा? इसका सवाल बाद में आएगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल पढ़े बेटा? नहीं, जो ये बोल रही थी सही बोल रही है, इसके मन में आ रहा है पता है क्या, ये खुराफात कर रही है दिमाग में, कह रही है सर एक काम करो ना, ये आपके पास मैग्नेट है, इसके नीचे आग लगाते हैं सारे, है ना, मन कर रहा है ना? देखो हाँ, वो तो कह रहा है हाँ लगा ही दो आज तो बिल्कुल। कई बार ना दिमाग को रोकना भी पड़ता है, ये सच बात है। ये सच बात। अच्छा कई बार ऐसा होता है ना कि मैं पहले रोक देता हूं। क्यों? क्योंकि वो बाद में आने वाला होता है। ये मैं कहता हूं नहीं नहीं, यहाँ तो जाना ही नहीं, ये रास्ते तो वो है ही नहीं जहां हमें जाना है। एवरेज वेलोसिटीज लिख रहा हूं मैं, ये एवरेज वेलोसिटीज। वेलोसिटी ऑफ अ डोंकी, अबे गधे की वेलोसिटी, जब गधा भागता है ना लगभग 30-35 किलोमीटर पर आवर से भागता है। वेलोसिटी ऑफ हॉर्स, घोड़ा 50 किलोमीटर आवर से भागता है। वेलोसिटी ऑफ चीता 100-120। इसे तो तेज कोई भाग ही नहीं पाया, इसे तेज कोई। इन दोनों की रेस कराई, बोलो कौन जीता? चलो बताओ कौन हारा? दोबारा बोलो कौन हारा? क्या है सवाल चल रहा है? एक गधे की और घोड़े की रेस हुई। गधा दौड़ता है 30 किलोमीटर पर आवर से, घोड़ा दौड़ता है 50 किलोमीटर पर आवर से। जब दोनों रेस में दौड़े तो किसकी हार हुई? घोड़े की। यही बता रहा था मैं तुम्हें, क्योंकि सबके साथ थोड़ी ना दौड़ना था। अरे गधे के साथ दौड़ोगे तुम जीतोगे ना। ये किसकी बेवकूफी है? घोड़े की। घोड़ा बेवकूफ है? घोड़ा तो बेवकूफ है। क्यों? गधे के साथ दौड़ क्यों रहा है? तो सारी जगह जाना ही नहीं होता ना दिमाग को, हमें इसे क्या करना पड़ता है? कंट्रोल। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ाना पड़ेगा, हर डायरेक्शन में दौड़ा दिया नहीं चाहिए। चलो बताओ, हॉर्स और चीते के बीच में, घोड़े और चीते के बीच में एक बहस हुई। बहस बड़ी अजीब सी थी, बहस बड़ी अजीब सी थी। जंगल में घोड़ा और चीता लड़ रहे थे कि घास हरी है घास नीली है। घोड़ा कहता घास नीली है, वो यूनिकॉर्न था भाई। चीता कहता है घास हरी है, चीता कहता है घास, घोड़ा कहता है घास नीली है। तो अब दोनों भाई दोनों ठीक ठाक से हैं, दोनों का सामाजिक रूप से जो इस्तेमाल है होता ही है। चीता चीता है, बाहर से भी लेके आ रहे हैं अब तुम लोग, बाकी बच नहीं रहे हमारे यहां, वो अलग बात है, ये भी चल रहा है। तो राजा के पास गए जंगल में, राजा से बोला देखो सर ये घोड़ा है गधे जैसी बात कर रहा है, कहता घास नीली है। कहता सिपाहियों को बुलाओ और उस चीता को जेल भेज दो।
मतलब चीता को जेल भेज दो। अरे जो चीता घोड़े से बहस करे, अरे पागल ही तो है वो गधा है, उसे तो फाड़ देना चाहिए था अभी तक। चीता तो शिकारी है ना, वो व्रत चल रहे हैं ना सावन के। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये था कि हर जगह जाना जरूरी नहीं है। दूसरा, हर रेस में हार हो या जीत हो वो जरूरी नहीं होती, आपने कैसे परसीव किया वो जरूरी होता है। आप पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू करो। हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं इस टाइम पे, बहुत सारे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम के, तो आप भी तो रील बनाते हो, हम बनाते हैं, हमारा काम है ये। लेकिन मेरे यूट्यूब में, बता रहा था मैं तुम्हें भी, मेरे यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में वही रिसर्च सर्चेस आते हैं सजेस्टेड जो मैं ढूंढता हूं। तुम्हारे में आती है घनश्याम गंदे गंदे काम। अब जो जैसा तुम ढूंढोगे तुम वैसे ही तो पाओगे। अगर मुझे ढूंढते तो मैं मिल जाता हूँ, तो मेरी बात सुन के मुझे लगता नहीं है कि मैं गलत बोलता हूँ। वहां पे तो और सोच समझ के बोलना पड़ता है, बिकॉज क्रिटिसिज्म तो भारी भर भर के मिलता है वहां पे। क्या लगाते हो? शर्तें लगाते हो? मैंने कब लगाई शर्त? अच्छा अच्छा अच्छा, वो प्रैक्टिकल किया था एक ऐसे। तो प्लीज अपने को कंट्रोल करो, ठीक है? भागो, बहुत तेज भागो। किसके साथ भागना है वो भी देख लो। किसके साथ भागने का मतलब है कितना लोड लेके भागना है वो भी देख लो। और सिर्फ भाग के सिर्फ जीतना ही है। आर्गुमेंट में जीतना जीत थोड़ी ना थी, चाहे घास हरी थी या नीली थी, आर्गुमेंट जीतना कोई जीत थोड़ी ना थी। जीत थी उस आर्गुमेंट को ना करना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी। जैसे मुझे पर्सनल मेरा तजुर्बा है, मुझे लगता है कि हर बच्चे को लगता होगा कि मेरे घर में एक ऐसा कमरा हो जिसमें स्टडी टेबल हो, एक ऐसा अच्छा सा एसी लगा हो, मेरी सारी किताबें सामने रखी हुई हो, ऐसा होना चाहिए। नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा। ये क्या बात हुई? कहता हमें तो नहीं लगता, हमारा तो बेड ही हमारा स्टडी टेबल है, मेरा बेड ही मेरा डाइनिंग टेबल भी है। कि ऐसा होता कि मैं ऐसा कर लेता तो मुझे ऐसे रिसोर्सेज मिल जाते। कि लोगों को होता है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो मैं काम नहीं कर पा रहा। मैं आपको कई एग्जांपल दे दूंगा कि रिसोर्सेज के नाम पे सिर्फ जीरो है। कोविड में हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चों ने ज्वाइन किया जिन पे डेटा रिचार्ज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो तब भी पड़े थे। और उनके तरफ से कभी कोई एक्सक्यूज नहीं आया कभी कि मैंने क्लास मिस कर दी, या मैं क्लास में बीमार था, या मैं नहीं आ पाया, मुझे बीमारी हो गई थी, या मेरे घर में कोई बीमार हो गया था। कभी कोई एक्सक्यूज नहीं आया, क्योंकि उन्हें तो बड़ी मुश्किलों से मिल रही थी वो सुविधाएं जो हमें बड़े आसानी से मिलती हैं। आदमी की ना बहुत बुरी फितरत है, वो दिखती है ना कि घास जो है दूसरी तरफ ही हरी दिखती है, नीली तो छोड़ो, अपने तो दिखती नहीं, दूसरी तरफ दिखती है कि ये इसका बढ़िया चल रहा है, आज भी इसमें से रील निकाल देगा, है ना? ये सोच रहे हो ना तुम? काम है सर मेरा ये, क्यों ना निकालूं, क्यों ना बोलूं? मेरे बोलने से अगर एक आधा जाग गया तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए, क्योंकि अगले हफ्ते टेस्ट ले रहा हूं मैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का पूरा। भाई मैं आपको इतने, मैं भगवान कसम बहुत गंदी गाली दूंगा। मैं पूरे हफ्ते पढ़ाया तुम लोगों को इस बार। कल की क्लास इसलिए कैंसिल करी बिकॉज ये जो क्लास थी वो ऑनलाइन पढ़ानी थी। फ्राइडे बोला था क्लास लूंगा, वो कैंसिल इसलिए करी क्योंकि बच्चे कल आए A1 वाले, उन्होंने कहा सर आप डीपीपी छोड़ो, अपना आगे का कंटेंट पढ़ा दो, लाइव मत पढ़ाओ आज, क्योंकि 2 दिन से लाइव भी आ रहे, 2 दिन से ऑफलाइन भी आ रहे। एक हफ्ते में मैंने मैग्नेटिज्म खत्म कर दिया तुम लोगों का, विद डीपीपी भी करा दी कि यार पीछे की डीपीपी भी करानी थी। या तो आप भी तो पढ़ो यार। देखो मुझे फर्क पड़ता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमारे में से कुछ बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे एक्सेल कर रहे हैं, स्कूल में भी कर रहे हैं, डीपीपी भी कर रहे हैं, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो मेरे टॉपर्स हैं, वो फोटोज मिल गई। मुझे टेंशन होती है उनके जो नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से ये तो सुनकर आए थे कि इसके यहाँ हो जाता है ना, कि ये करवा देता है। तो वो जो भार होता है ना जिंदगी में कि हाँ यार ये तो करना पड़ेगा यार, ऐसी जो शक्ल देखता हूँ कि ये तो भाई, ये तो मुझे सोच के आया था कि यही कराएगा। तो प्लीज करो, क्योंकि मैग्नेटिज्म एंड मैटर जैसे ही खत्म होगा EMI शुरू होगा, AC शुरू होगा, और EMI और मैग्नेटिज्म रिलेटेड है, लिंक्ड है, तो प्लीज उसको ढंग से करो।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का शायद आपका एक टेस्ट हुआ भी है अभी पीछे, अभी आपको शायद नेक्स्ट क्लास में मिल भी जाएगा वो, जब आप मंडे आओगे। तो जैसे इसलिए मैं अनाउंस नहीं कर रहा था, क्योंकि जब तक पिछला टेस्ट नहीं मिल जाता मैं अनाउंस इसलिए करने से कतराता हूँ। दूसरा, जितने टेस्ट पीछे मिले हैं प्लीज़ उनके सोल्यूशन जाकर देखो वेब पोर्टल पे अपने, कि भाई क्या सोल्यूशन था, भाई मैंने क्या नहीं लिखा। देखो बहुत जरूरी होती है क्लास अटेंड करना, पहली बात बहुत जरूरी होती है डीबीबी सॉल्व करना, बहुत जरूरी होती है टेस्ट देना, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जरूरी होता है टेस्ट को इवेल्युएट करना। टेस्ट इवेल्युएट करो, मैंने क्या गलती करी है, मैं जो लिख रहा हूँ इनके समझ में क्यों नहीं आ रहा, कि मैं तो अपना बेस्ट लिख रहा हूँ सर, आपको पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं आप क्या चाहते हो। और इट इज़ नॉट ओनली फॉर द सीबीएसई यार, अभी तो हम जेई की भी बात कर रहे हैं, तो नीट की भी बात कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे होगा। तो मेक योर प्लान, किसी भी अंधी रेस में मत दौड़ जाओ, कहीं भी ऐसे कुछ उठाकर सॉल्व करना शुरू मत कर दो। एक परफेक्ट पैकेज उठाओ, एक परफेक्ट नोट्स उठाओ, परफेक्ट पीवाईक्यूज उठाओ, सॉल्व करो, यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन योर लाइफ। कहीं भी मत दौड़ो, कहीं भी दिमाग को दौड़ने मत दो। और कोई टीचर कहते हैं ना कि रुक जा ऐसे मत सोच, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बताना नहीं चाहता। कई बार होता ना, इसे पता ही नहीं होगा, इसे पता ही नहीं था, इसने सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर दिया। मुझे नहीं पता होता मैं छोड़ के चले जाता हूँ कि यार नहीं मैं देख के बताऊंगा, ठीक है ना, ऐसे करो। तो फटाफट एक हम लोग डायमैग्नेटिक पढ़ लेते हैं, ये कहानी कहाँ चली गई। डायमैग्नेटिक पढ़ ले, डायमैग्नेटिक पढ़ाएं, शुरू करें। डायमैग्नेटिक पढ़ो, लिखा है था मटीरियल विच आर, अब देखो सुनो, इन्होंने ना अंग्रेजी को कितना बदल दिया। इसमें लिखा है विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन, यानी तू सीधा रिपेल क्यों नहीं बोल रहा, अंग्रेजी बड़ी अच्छी सी लैंग्वेज है, आप समझो ना, वो रिपेल नहीं बोल रहा, वो कह रहा है वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू। अपन तो हेट लिख रहे थे इसको, स्ट्रांगली हेट, स्ट्रांगली लव्स लिख रहे थे, सॉरी स्टे से हेट लिख रहे थे हम लोग, वो लैंग्वेज का फर्क है ना वो। तो क्या लिखा है, द मटेरियल विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज डायमैग्नेटिक। एग्जांपल पढ़ो, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, बिस्मथ, मर्करी, मार्बल, ग्लास एंड सो ऑन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल and they require a strong magnetic field to show what magnetic properties. The magnetic behavior normally does not depend upon temperature because वो मैग्नेटाइज हो ही नहीं रहा, तो डिफिकल्ट का और इसका तो फर्क ही नहीं पड़ता। एक चीज पिछले 3 साल से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मैंने आपको बोला यार चलो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या डायमैग्नेटिक मटेरियल, तीनों की कुछ एग्जांपल्स दो। तो टेंडेंसी हमारे ह्यूमन माइंड की यही है कि 4 तो फेरो के एग्जांपल याद कर लिए, 4 पैरा के कर लिए, 4 डाया के कर लिए। टीचर जो है क्वेश्चन देता है ऐसे कि ये 5 हैं, बताओ इनमें से डाया कौन, पैरा कौन, फेरा कौन। जैसे आपको देखा वाटर है, बताओ कौन है, डाया है। बिस्मथ है या फिर सॉफ्ट आयरन है, लिक्विड, कौन है, पैरा है या फिर वो फेरो है। तो आपको सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, काफी सारे हैं वैसे, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने एक टेबल और बना दी है, देखो पीछे दिख रही है बुकलेट में, एक टेबल और बना दी है मैंने आप लोगों के लिए, मिली। इस टेबल में आपको क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि भाई डाया की प्रॉपर्टीज ये हैं, पैरा की प्रॉपर्टीज ये हैं, फेरो की प्रॉपर्टीज ये हैं। जैसे अभी क्लास की शुरुआत में मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने ये जो एक डायग्राम बनवाया था, एक डायग्राम था ना हमने अभी बनाया था, जिसके अंदर हमने, मालूम नहीं कहाँ गया वो वाला मटीरियल, वो वाला डायग्राम जो ये रखा हुआ है ऐसे, है ना, याद आ रहा है। फिर पैरा के अंदर कुछ चली गई है ना, कुछ बाहर से चली गई, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बना हुआ है वहां पे देखो, उसमें ना एक वॉच ग्लास में पाउडर्ड मैग्नेटिक मटेरियल को भी रखा हुआ है। आप देखो एक जरा डायग्राम में, ये जो तीसरा चौथा डायग्राम बना हुआ है ना, थर्ड से जस्ट ऊपर वाला, बिल्कुल सही कहा आपने। वो वॉच ग्लास में ऐसे हमने एक पाउडर्ड फॉर्म में डायामैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है। तो थोड़ी देर बाद वॉच ग्लास में ये मटेरियल जो है इस ऐसे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा समझो, यहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो मैग्नेटिक मटेरियल ऑलवेज मैग्नेटाइज वीकली इन द डायरेक्शन अपोजिट टू, बोलो हाँ। तो अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा, तो मैग्नेटिक मटेरियल कहां राइज करेगा, ऊपर जाएगा ना भाई, मतलब यहां से रिपेल होगा ना यार। जो मेरी भाषा से हेट करता है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, स्ट्रांग है,
तो मटेरियल क्या करेगा, वो मटेरियल क्या करेगा, अपने आप को रिपेल करेगा। तो जो ये हम्प बना हुआ था यहाँ पे, ये जो बना हुआ ना ऐसे, तो ये कहां ऊपर चला जाएगा ना, बोलो यार, रिपल्शन दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। इसी प्रकार से फेरो का, इसी प्रकार से पैरा का भी डायग्राम याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि बताओ ऐसे हो गया, कौन है ये, पहले बताओ ऐसे था ऐसे हो गया, वो ऑफ कोर्स वो फेरो होगा। अगर ये डाया तो वो क्या होगा, उल्टा यार, समझ में आ रहा है। अब जैसे वहां पे लिखा है चौथा पॉइंट, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, देख रहे हो क्या, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी 0 और 1 से बीच में कौन, डाया, 0 और पॉजिटिव नंबर के बीच में कौन, पैरा, और वेरी वेरी लार्ज देन 1, परमेबिलिटी की वैल्यू 1 और 0 के बीच में तो डाया, 1 और पॉजिटिव नंबर के कुछ बीच में, यानी ये लार्ज पॉजिटिव नहीं स्मॉल पॉजिटिव, तो पैरा, वरना सोन पढ़ लेंगे। ठीक है यहां तक। तो यहां पे हमारा मैग्नेटिज्म खत्म हुआ है, नेक्स्ट क्लास में डीपीपी मिलेगी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक ना लेक्चर दूंगा बेस्ड ऑन हिस्टेरेसिस लूप, शायद किसी ने सुना हो या देखा हो, ये सिलेबस का पार्ट है नहीं वैसे, बट फिर भी एक लेक्चर दूंगा रिकॉर्डेड इस पे, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मंडे को मिल रहे, ठीक है, सॉरी मंडे ट्यूसडे को। थैंक यू।